नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोटद्वार के गाड़ीघाट और झूला बस्ती इलाके में कच्ची शराब की बिक्री जोरों पर है। कच्ची शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर गाड़ीघाट इलाके से 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की। बस्ती के बीच एक घर में बन रही कच्ची शराब को आबकारी विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान दूसरे घर से अवैध शराब की पेटियां भी बरामद हुई है। अभियुक्तों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अनुपम भारद्वाज हमारे साथ हमारे सहयोगी कोटद्वार से जुड़ रहे हैं। अनुपम, अपने आप में ये देखा जाए तो बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि ये एक दो दिन से नहीं चल रहा होगा, लंबे समय से इस तरह से शराब बनाई जा रही होगी। पुलिस कैसे पहुंचती है और क्या तस्वीरें अभी की हैं? शायद संपर्क नहीं हो पाया, बात करने की कोशिश करेंगे। कच्ची शराब के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उसमें बड़ी सफलता मिली है। 50 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। बस्ती के बीच एक घर में यह शराब बनाई जा रही थी और आबकारी विभाग की टीम ने इसे जब्त कर लिया। घर में बन रही थी। पहाड़ों पर इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाते हैं जिसमें पहाड़ में हो रही बारिश का खतरनाक रूप दिखा। लोग जो है अंतिम संस्कार कर रहे थे और आपको बता दें कि मृतक की चिता जलाई जाती, लेकिन अचानक पहाड़ी नदी में तेजी से पानी आता है और पानी अपने साथ जलती हुई चिता को बहा कर ले जाता है। पानी को बहता देख लोग इधर उधर भागते हैं। वीडियो कहां और कब का है ये जो है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इतना तय है कि बारिश ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों और राज्य से सटे नेपाल के इलाकों में कहर ढाया हुआ है। तो लोग पहुंचते हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरें, और अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग अपने आप को बचाते ही नजर आए, इधर उधर भागते रहे। और देखिए अभी आपको जो है चिता जलती हुई नजर आ रही है और यकायक पानी जो है इतनी तेजी से आता है कि वो बहा कर ले जाता है। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और जैसे ही चिता बहने लगी, लोग इससे पहले कुछ समझ पाते, उन्हें अपनी जान बचाना भी जो उतना ही जरूरी है, और वो जो है भागते हुए नजर आते हैं। ये कहाँ का वीडियो है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन हाँ पहाड़ों से ही है, ये जरूर जानकारी मिली। तो देखिए लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे, जो है आग लगा दी गई थी चिता में, और इतने में ही पानी आ जाता है काफी तेजी से और वो चिता को बहा के ले जाता है। देवप्रयाग के पास तोता घाटी में भी बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से पूरी तरह से बंद हो गया। हालात ये हैं कि सड़क निर्माण के लिए काटी जा रही पहाड़ी के लिए बनाया गया रैंप अचानक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कई टन मलबा आ गया। मशीनों के जाने के लिए बनाया रैंप पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हालांकि उस दौरान वहां पर कोई मशीन या फिर इंसान नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा होता। गनीमत रही कि यह टल गया। हाईवे बंद हो गया है। अब हाईवे खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। उधर मौसम विभाग ने एक बार फिर से राज्य में बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया, और यह अलर्ट आज रात के लिए खास तौर से है। 3 जिले पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में जो है भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। यहां भारी तबाही हो सकती है। देहरादून में भी 18 अगस्त की रात, जैसे हमने जिक्र किया आज की रात का, और 19 अगस्त की रात, ये 2 रातें खासतौर से कही जा रही हैं, भारी बारिश हो सकती है और एक बार फिर से राजधानी में लोगों को दिक्कतें होने वाली हैं। और अब बात करते हैं विधायक की। बीजेपी विधायक पर उत्पीड़न के आरोप के मामले में राज्य महिला आयोग सख्त हो गया है। महिला आयोग आज देहरादून एसएसपी को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लेटर भेजेगा। महिला आयोग को फोन पर जो है पीड़िता ने शिकायत की थी और एसएसपी अल्मोड़ा से भी 29 तारीख तक रिपोर्ट अब इस मामले पर मांगी गई है। तो मामला महिला आयोग की चौखट तक अब पहुंच चुका है। तो बीजेपी विधायक महेश नेगी की प्रीति बिष्ट नाम की महिला के साथ कथित संबंध के मामले में सोमवार को देहरादून एसएसपी को शिकायत दी गई। विधायक की पत्नी रीता नेगी का कहना है कि आरोपी महिला राजनीतिक विरोधियों के प्रभाव में लगती है।
आरोप लगाने वाली महिला को भी सुरक्षा दी जाए ताकि भविष्य में किसी अनहोनी की सूरत पर विधायक पर बात न आ जाए। विधायक की पत्नी ने इससे पहले आरोप लगाने वाली महिला की बच्ची की सुरक्षा की मांग की थी। 14 अगस्त को विधायक की पत्नी ने ही महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। कहा था कि 5 करोड़ रुपए महिला मांग रही है और वहीं महिला ने भी शिकायत दी थी कि उसकी बच्ची के पिता महेश नेगी हैं और इसका डीएनए टेस्ट करा दिया जाए, जिसके जवाब में विधायक ने कहा था कि पहले मामले की जांच हो जाए, मैं फिर डीएनए टेस्ट कराऊंगा। चल रही है तो जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है हम लोग थाने को मार्क कर रहे हैं कि वो जो भी फैक्ट्स उसमें आ रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करें और इसके साथ साथ जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के बात है, कंसर्न है, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और जो सीओ नेहरू कॉलोनी उनको डायरेक्ट किया हुआ है कि जो कंसर्निंग पक्ष हैं, जो सिक्योरिटी के बारे में जो जिनका कंसर्न है, उसको लेकर के जो भी पुलिस तरह से कार्रवाई अपेक्षित है इमीडिएटली की जाए। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि तुरंत डीएनए टेस्ट कराया जाए क्योंकि बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार चुप है, इस पर संशय है। आरोपी विधायक महेश नेगी से अब पार्टी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि महेश नेगी का ये पर्सनल मामला है और इस पर दखलंदाजी नहीं की जा सकती और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर पार्टी उनके खिलाफ क्या स्टेप लेना है या नहीं लेना, इस पर फैसला करेगी। देखा कि वो महिला चाहती है कि डीएनए टेस्ट हो और बात भी सही है कि अगर डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये प्रसंग श्री महेश नेगी जी जो विधायक हैं उनका नितांत निजी मामला है और पार्टी से उसका कोई मामले से संबंध नहीं है। दूसरी ओर दोनों पक्षों की ओर से इसमें पुलिस में शिकायत की गई है। गैरसैंण पर राज्य सरकार के फैसलों से राज्य में जबरदस्त हलचल है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि गैरसैंण में जमीन लेकर उन्होंने एक कोशिश की है कि लोगों का ध्यान इस ओर जाए और लोग अपने गांव की ओर जाएं। जो बाहरी प्रदेशों में है वो अपने प्रदेश की तरफ लौटे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहाड़ों का विकास तभी होगा जब पढ़े लिखे, जागरूक और बुद्धिजीवी लोग पहाड़ में टिके रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो गैरसैंण में घर बनाएंगे और उनकी कोशिश होगी कि कुछ और लोग भी इस ओर आगे आए। देखिए, एक कोशिश की है कि पलायन ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की जो प्रदेश से बाहर हैं वो अपने प्रदेश की ओर आएं और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहाँ पर रहें। अन्यथा विकास की बात जब हम करते हैं तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोकल इन्वेस्टर हों, लोकल लोगों की जेब में पैसा हो। और पैसा लेकर अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर स्थानीय विकास कैसे होगा या मूल का विकास कैसे होगा। तो एक कोशिश की है मैंने इस दिशा में कि लोग थोड़ा उधर लोगों का ध्यान आकर्षित हो। मौजूदा वक्त में पूर्व सीएम हरीश रावत और मौजूदा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जुबान पर गैरसैंण का नाम है, लेकिन बात सिर्फ गैरसैंण तक नहीं टिकी हुई है। बीजेपी जहां गैरसैंण के बहाने 38 पहाड़ी विधानसभा सीट पर जमीन मजबूत करना चाहती है, तो कांग्रेस को अब गैरसैंण का राजधानी होना न होना ही कोई मुद्दा नहीं लगता। 57 विधायकों की सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, फिर झंडा फहराया और जमीन भी खरीद डाली, यानी गैरसैंण के साथ पहाड़ का संदेश भी दिया। बीजेपी और मुख्यमंत्री जानते हैं कि अगर 9 पहाड़ी जिलों की सीट हाथ आई तो ही सत्ता मिल पाएगी। सीटों के लिहाज से अगर बात की जाए तो 9 पहाड़ी जिलों की 34 विधानसभा सीटों के लिए गैरसैंण केंद्र है। वहीं देहरादून जिले की चकराता और मसूरी और नैनीताल जिले भी भीमताल और नैनीताल सीट, कुल मिलाकर पहाड़ी सीट का आंकड़ा 38 पहुंचता है। इसलिए पहाड़ में जमीन मजबूत रहे और जनता की भावनाएं जुड़ी रहे, बीजेपी का पूरा फोकस इस बात पर है। घोषणा की, अब उनको परेशानी इस चीज की कि वो इस विषय को नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ ये मुद्दा अब नहीं है और जनता की भावनाओं के अनुरूप हमने निर्णय ले लिया है।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भले ही गैरसैंण की बात के साथ पहाड़ की राजनीति साधने की कोशिश में हो, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को राजधानी कोई मुद्दा ही नहीं लगता। एक तो लोगों को अब राजधानी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको एक चीज, कहीं भी बने भैया, आज के दिन तो आप अमेरिका में 1 मिनट में बात कर लो, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। और मेरे विचार से राजधानी के मुद्दे से, भराड़ीसैंण के मुद्दे से कोई लाभ न भाजपा को होने वाला है न कांग्रेस को होने वाला है। बीजेपी समझ चुकी है कि 2022 में बेड़ा पार करना है और सत्ता हासिल करनी है तो पहाड़ी जिलों के वोट को साथ कर रखना होगा और भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर गैरसैंण से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पहले राजधानी की घोषणा से चूक गई कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि पहाड़ के 9 जिलों में आखिर क्या करिश्मा किया जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील पाल के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। 2022 में टिकट पाने की जुगत में लगे बीजेपी और कांग्रेस के नेता अभी से गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। वैसे आलम तो यह है कि नेता अपनी मार्केटिंग के लिए एजेंसियों के पास पहुंच गए हैं और तरह तरह से लोगों को लुभा रहे हैं। मौका खुशी का हो या गम का, आजकल हर नेता सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर ऐसे पोस्ट करते नजर ही आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे खास तरह की पीआर कंपनियां काम कर रही हैं, जिन्होंने नेताओं को जीरो से हीरो बनाने का ठेका लिया है ताकि 2022 तक टिकट का दावा मजबूत हो सके। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल के नेता खुलकर मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ये वास्तव में बिल्कुल अद्भुत है और बहुत तेजी के साथ ऐसी नेटवर्किंग में सभी राजनेताओं ने अपनी पीआर कंपनियां बनाई हैं, अपनी इमेज बनाती हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पर भी इसका प्रयोग करते हैं और छोटे छोटे नेता भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भी इस ट्रेंड से अछूती नहीं है। इंदिरा हृदयेश तो इसे प्रधानमंत्री मोदी की देन मानती हैं और तो और खुद नेता प्रतिपक्ष ने इसके लिए अपना स्टाफ मोर्चे पर तैनात कर रखा है। ये जो ट्रेंड बदला है, जो इससे पहले नहीं था, और ये मोदी जी ने अपने इलेक्शन लड़ने से इस ट्रेंड को डेवलप किया है और वो लगातार सोशल उस पर रहते हैं, तो स्वाभाविक है सभी लोग इस माध्यम को, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जो घर में बैठा वो भी देखता है। जाहिर है पहले से ही जोर पकड़ चुका सोशल मीडिया कोरोना के समय में प्रचार का एक और बड़ा माध्यम बनकर उभरा है, क्योंकि नेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनता के सबसे करीब जाने का एकमात्र यही रास्ता सूझ रहा है, जिसके लिए नेता पीआर कंपनियों को हायर करने में पीछे नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के 7 महीने बाद भी बंशीधर भगत जो है वो मोर्चों से लेकर प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं कर पाए हैं। मार्च के बाद लॉकडाउन की वजह से पार्टी इसका विस्तार नहीं कर पाई, तो अब पार्टी पदाधिकारियों के कोरोना के जद में आ जाने की वजह से एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। बदली परिस्थितियों में पार्टी ने 15 अगस्त तक कार्यकारिणी के विस्तार की घोषणा की थी, लेकिन पहले पार्टी महामंत्री कुलदीप कुमार और फिर राजेंद्र भंडारी के कोरोना संक्रमित हो जाने की वजह से विस्तार नहीं कर पाई। और प्रकोष्ठों का विस्तार जो होना है उसमें काफ़ी होमवर्क प्रदेश की ओर से कर लिया गया है और कोरोना के कारण थोड़ा सा विलंब इसमें अवश्य हुआ है, लेकिन संभावना है कि 20 दिन के अंदर अंदर इनकी घोषणा प्रदेश की ओर से कर दी जाएगी। उधर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद परिवहन निगम में परिसंपत्तियों के बंटवारे की उम्मीद और तेज हो गई है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्या ने कहा है कि यूपी सरकार के कुछ मामलों में सहमति बन गई है वैसे सरकार के साथ, और जल्द ही कुछ परिणाम सामने आने वाले हैं। एक कार्यक्रम में नैनीताल पहुंचे यशपाल आर्या ने कहा है कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर सहित कई स्थानों पर करीब 800 करोड़ की परिसंपत्ति है, लेकिन भारत सरकार द्वारा साल 2003 को इनका बंटवारा करने के आदेश के बाद भी यूपी और उत्तराखंड में सहमति नहीं बन सकी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है, और क्यों अब तक संपत्ति को उत्तराखंड को नहीं सौंपा गया, ये सवाल भी है। उत्तर प्रदेश सरकार से निरंतर बातचीत हो रही है, कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी है और मुझे यकीन है कि हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारे जो प्रमुख सचिव हैं तो परिवहन और उत्तर प्रदेश के परिवहन सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस संदर्भ में वार्ता की है और मुझे विश्वास है कि हमें जो राशि जो हमारी वहाँ प्रॉपर्टीज जो हमारी परिसंपत्तियाँ हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शेयर मार्केट के जरिए LIC का IPO बाजार में लाने का फैसला सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
हल्द्वानी में LIC कर्मचारी सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। साथ ही चेतावनी दे रहे हैं कि 24 अगस्त से पूरे उत्तराखंड में आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारियों की दलील है कि LIC पब्लिक सेक्टर यूनिट के तौर पर शानदार काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार LIC को निजी हाथों में देने के फिराक में है। कर्मचारियों की दलील है कि IPO LIC के निजीकरण का पहला कदम है। ये अभियान चला रखा है, सेव PSU, सेव LIC, सेव नेशन। ये अभियान इसलिए चलाया है कि वर्तमान समय में भारतीय जीवन बीमा निगम के निजीकरण के जो प्रयास किए जा रहे हैं IPO के माध्यम से, शेयर मार्केट में लिस्टिंग के माध्यम से, वो बिल्कुल ही जन विरोधी हैं और इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड संस्कृत बोर्ड के रिजल्ट के बाद संस्कृत निदेशालय उत्साहित है और धर्म और करियर में संस्कृत की उपयोगिता भी गिना रहा है। सोचो एक तरफ से आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, ऊपर से जाकर के ट्यूशन भी लेनी पड़ रही है उनको, ऊपर से उसका कोई यूज ही नहीं है। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते थे? त्वम किम करिष्यामि, अहम खाना बनिष्यामि। देखिए ये हरकतें ना। मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की संस्कृत भाषा को लेकर की गई ये टिप्पणी पिछले दिनों काफी चर्चा में रही, जिसमें उन्होंने संस्कृत भाषा का जमकर मजाक उड़ाया और उसे आज के समय में बेकार बताया था। हालांकि बाद में उन्हें अपने बयान को लेकर माफी तक मांगनी पड़ी थी। वहीं उत्तराखंड में सोमवार को जब संस्कृत शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ तो अधिकारियों से लेकर टीचर्स में भी बयान पर आक्रोश दिखा और संस्कृत को भारत देश के लिए जरूरी बताया। मूल रूप में संस्कृत भाषा जब सारी भाषाओं की जननी है, वो भाषाएं भी हमारी संस्कृत का समाहित हैं। और व्यक्तिगत मेरा मानना है कि संस्कृत भाषा यदि नहीं है, बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणी कथाम, बिना संस्कृत भाषायाम च भारत नहीं भारत। वही मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि उत्तराखंड में दूसरी राजभाषा का दर्जा संस्कृत को दिया गया है। देवभूमि में संस्कृत के उत्थान के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संस्कृत भाषा इस प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है और संस्कृत के उत्थान के लिए देवभूमि जैसे प्रदेश में काम नहीं होगा तो मुझे लगता है कि शायद और कहीं से हो पाना। किसी पे टिप्पणी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे लिए एक सौभाग्य है कि उत्तराखंड प्रदेश से ही संस्कृत को उत्थान मिलना चाहिए और उसी के निमित्त हमारी सरकार काम कर रही है। संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन और भारत की एक शास्त्रीय भाषा है, जिसे देववाणी भी कहा जाता है। भले ही आज हम इसे उपयोगी नहीं समझे, लेकिन भारत की संस्कृति का महत्व आज भी संस्कृत से ही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उधर टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच वसीम जाफर ने राज्य क्रिकेट की खासी तारीफ की। कहा है कि राज्य को अभी अनुभव की जरूरत है और उत्तराखंड की टीम बड़ी बड़ी टीमों को हरा सकती है। न्यूज़ 18 के साथ उन्होंने कुछ बातचीत की। साथ मौजूद है इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर वसीम जाफर और मौजूदा उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच इस वक्त वसीम जाफर हमारे साथ मौजूद है। सर, एक चीज़ जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड की टीम में, सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में पूछूंगा, उत्तराखंड की टीम में ऐसा क्या पोटेंशियल है कि जिस आपने सोचा कि इस टीम में कोच बनना चाहिए? नहीं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास 2-3 और ऑप्शन थे, बट मुझे लगता है कि थोड़ा उत्तराखंड एसोसिएशन का और थोड़ा महिम जी का भी मुझे ऐसा लगता है कि विजन थोड़ा सा मैच करता था। ही ऑल्सो वांटेड कि उत्तराखंड नेक्स्ट लेवल पे जाए और मैं खुद भी एज अ कोच, मेरा ये पहली अपॉर्चुनिटी एज अ हेड कोच। हालांकि मैंने बांग्लादेश के लिए थोड़ा कोचिंग की है, किंग्स 11 के लिए अब मैं बैटिंग कोच हूँ, बट बीइंग अ हेड कोच मेरे लिए ये नई शुरुआत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए स्क्रैच से स्टार्ट करना मेरे लिए बेटर है और ये यंग टीम है, इनको थोड़ा से मार्गदर्शन की ज़रूरत है, थोड़ा डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है मैं कोशिश करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जो नॉलेज है उनको पास करूँ, उत्तराखंड क्रिकेट को कोशिश करूँ कि मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँ, उनके प्लेयर्स को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँ और ये चीज़ मुझे थोड़ा खुशी देती है। एज अ कोच, एज अ प्लेयर भी मुझे ये चीज़ खुशी देती थी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही, गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती हुए हैं। देर रात उन्हें भर्ती कराया गया है। हाल ही में कोरोना के इलाज के बाद वो ठीक होकर घर लौटे थे और फिर से जो है उन्हें भर्ती कराया गया एम्स में और एम्स के निदेशक की निगरानी में है वो और निदेशक रणदीप गुलेरिया जो है उनका इलाज भी कर रहे हैं। तो पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे वो, उनका इलाज चल रहा था, ठीक हुए थे,
घर लौटे थे, लेकिन फिर से जो है उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, बताइएगा क्या हुआ है उन्हें? देखिए, कुछ दिन पहले अमित साहब कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इस मामले में ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर उन्होंने इस मामले की पुष्टि की थी और उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था। हाँ। मेदांता अस्पताल में इलाज करने के दौरान ही जब उनका एक रिपोर्ट नेगेटिव आया, उस वक्त में भी अभी तक वो अस्पताल में ही भर्ती थे, अस्पताल में ही रह करके उनको इलाज चल रहा था। लेकिन मेदांता अस्पताल से सीधे उनको एम्स अस्पताल लाया गया है और एम्स अस्पताल में कल रात में 2 बजे लाने के बाद अब एम्स अस्पताल में उनका इलाज होगा। हालांकि उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन उनको अस्पताल में रह करके भी कई फाइल मूवमेंट करना होता है, फाइल पे सिग्नेचर्स करने होते हैं या कई आदेश देना होते हैं, तो वो मेदांता से उनको दिक्कत हो रहा था। तो लिहाजा उन्होंने एम्स में अपना यहाँ पे अपने आप को ट्रांसफर करवाया है। तो सीधे मेदांता से वो अपने घर में जाके सीधे अपने एम्स अस्पताल पहुंचे हैं और यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। एम्स अस्पताल में जो पुराना ब्लॉक है, ओल्ड ब्लॉक, वहां पर 5th फ्लोर में है और वहां पे उनको रख करके जो सीनियर डॉक्टर हैं उनके निगरानी में बकायदा उनका इलाज भी हो रहा है। इलाज का मतलब ये है कि जब आप होम क्वारंटाइन में होते हैं तो क्या मेडिसिन लेने हैं, किस तरह का आपको उचित जो मेडिकल सलाह जो है बकायदा वो लेना होता है। तो वो तमाम चीजें वो एम्स अस्पताल में उनको रख करके सब कुछ किया जा रहा है और एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो खुद इस चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। जो वरिष्ठ डॉक्टरों का पैनल है वो लगातार मॉनिटर कर रहा है। लेकिन इस मामले में भी थोड़ी देर पहले औपचारिक तौर पर भी गृह मंत्रालय की तरफ से इस मामले में बताया गया, अमित शाह जी के घर आवास से भी बकायदा इस मामले की जानकारी दी गई कि वो फिलहाल ठीक है। उनका जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव है, लेकिन जो बेहतर इलाज और थोड़ी से यहाँ पर आने का मतलब एक ही चीज है कि वो यहाँ पर एम्स अस्पताल में रह करके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर IUCN की सूची में शामिल दुर्लभ रिंग टेल कैट मिली है। जंगल से लगे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में हवाई पट्टी पर अक्सर सियार आदि जंगली जानवर तो घुस जाते हैं। इसके लिए वन विभाग ने हवाई पट्टी पर पिंजरे भी लगाए हुए हैं। इन्हीं पिंजरों में से एक में रविवार रात रिंग टेल कैट कैद हो गई और आप जो है इसे देख पा रहे हैं। टीम इंडिया के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को संन्यास लिया था और उनके पैतृक गांव में लोग धोनी के फैसले से हैरान हैं। धोनी अल्मोड़ा जिले में जयंती तहसील के वाली गांव के मूल निवासी हैं और 1970 में धोनी के पिता रांची जाकर बस गए। धोनी के चाचा समेत अन्य लोग आज भी गांव में ही रहते हैं और पहले कई बार धोनी यहां आए हैं। अब गांव के लोग धोनी की उपलब्धियों से खुश तो हैं, लेकिन थोड़ा सा मायूस है। MS धोनी हमारे गांव के हमें बड़ा हर्ष है। हमारा भाई, हमारा अपना कोई एक साथी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, बहुत अच्छा खेले, देश का नेतृत्व किया, भारत को विश्व में पहचान दिलाई। और अब देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। श्रीनगर गढ़वाल के पास सिल्का खाल में मैक्स गाड़ी हादसे का शिकार हुई, 7 लोग जख्मी हो गए। टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रहा ट्रक चलती के पास पलट गया, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा जिसमें ड्राइवर बाल बाल बचा। नई टिहरी में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया। राज्य मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा में सोमेश्वर विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर जिले भर के अधिकारियों के साथ बैठक की। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर वसूली जा रही फीस के विरोध में हल्द्वानी में लोगों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी रहा। अल्मोड़ा में प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने डीएम के माध्यम से सीएम को मांग पत्र भेजा। कोटद्वार की बाजार पुलिस चौकी को फिर से फरियादियों के लिए खोल दिया गया, कोरोना की वजह से ये बंद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।